आइए एथनोइक अम्ल की कुछ अभिक्रियाएं देखते हैं। एथनोइक अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से संबंधित होता है क्योंकि इसमें हमें COOH समूह मिलता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। तो जब हम किसी अम्ल की उपस्थिति में एथनॉल के साथ, जो कि एल्कोहल है, एथनोइक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें जुड़ा हुआ हाइड्रोजन परमाणु आसानी से अलग हो जाता है और OH समूह के साथ जुड़ करके जल का अणु बनाता है। और इसी तरह से यहाँ पर जुड़ा हुआ CH3 इस H को प्रतिस्थापित कर देता है, जिससे हमें CH3COOCH3 प्राप्त होता है। इस अणु को हम एस्टर कहते हैं। एस्टर क्या होते हैं? कोई भी ऐसा अणु जिसमें COO समूह हमें मिले और उसके किसी एक तरफ या दोनों तरफ कार्बन की श्रृंखला मिले, उसे हम एस्टर कहते हैं। चूंकि इस अभिक्रिया में एस्टर बनता है, इसलिए इसे हम एस्टरीकरण कहते हैं। एस्टर सुगंध देने वाले यौगिक होते हैं और इसलिए इनका उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है। अब चलिए देखते हैं कि यदि इस एस्टर की हम किसी क्षार से अभिक्रिया कराएं। यहाँ पर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं जो कि एक क्षार है, तो हमें क्या प्राप्त होगा? यहाँ पर सोडियम अत्यधिक क्रियाशील होता है और इसलिए यह एस्टर में जुड़े हुए CH3 समूह को आसानी से प्रतिस्थापित कर देता है, जिससे हमें CH3COONA मिलता है। और जब ये CH3 को प्रतिस्थापित करेगा तो वह वापस OH से जुड़ करके CH3OH देता है। यानी कि यहाँ पर हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण प्राप्त होता है, CH3COONA, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण है, और वापस एथनॉल प्राप्त हो जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। इनका उपयोग हम साबुन के रूप में करते हैं, यानी कि इस अभिक्रिया में साबुन बनता है और इसीलिए हम इसे साबुनीकरण कहते हैं। साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। चलिए अब एथनोइक अम्ल की कुछ और अभिक्रियाएं देखते हैं। तो सबसे पहले हम एथनोइक अम्ल की सीधे सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा? यहाँ सोडियम इस हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देगा, जिससे हमें पुनः कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण यानी CH3COONA प्राप्त होता है और ये हाइड्रोजन परमाणु जो प्रतिस्थापित हुआ है वह OH के साथ जुड़ करके जल का अणु बनाता है। इसी तरह से यदि एथनोइक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराएं तो हमें क्या प्राप्त होगा? पुनः ये सोडियम हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करेगा, जिससे हमें सोडियम लवण प्राप्त होगा। और जो ये हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हुआ है यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल का अणु बनाएगा, लेकिन यहाँ कार्बन भी है जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो इस तरह से ये चीज़ें हमें यहाँ पर मिलती हैं। हालांकि इस समीकरण में यहाँ पर सोडियम का एक परमाणु है, लेकिन यहाँ पर दो परमाणु है, इसलिए यह संतुलित नहीं है। अब यदि इसे हम संतुलित करें तो हमें यहाँ पर 2 रखना होगा और यहाँ पर भी 2 रखना होगा, जिससे यह समीकरण संतुलित हो जाता है। अब देखते हैं कि यदि हम एथनोइक अम्ल की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया कराएं तो क्या प्राप्त होगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। तो यहाँ पुनः सोडियम इस हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करेगा, जिससे हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण प्राप्त होगा और ये प्रतिस्थापित हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के जल का अणु बनाएगा। साथ में यहाँ कार्बन है जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पर भी ये 3 अणु मिलते हैं। यह समीकरण संतुलित है। तो इस प्रकार एथनोइक अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल से संबंधित होने के कारण एक दुर्बल अम्ल होता है और जब किसी क्षार से अभिक्रिया करता है तो इसका हाइड्रोजन परमाणु आसानी से अलग हो जाता है, जिससे हमें एक समान उत्पाद प्राप्त होते हैं, जो कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण है।